प्राची ने मधु की गोद से मानसी को लेते हुए कहा और उसके साथ खेलने लगी। इधर अमन अपने कमरे में बंद था। उसके घर वाले बहुत परेशान थे कि अमन को हुआ क्या है जो उसने खुद को ऐसे कमरे में बंद कर लिया है। डिनर के टाइम भी जब अमन नीचे खाना खाने नहीं आया तो अमन की मम्मी से रहा नहीं गया। वो फिर से अमन की डिनर की प्लेट लेकर उसके कमरे में गई और गेट पर नॉक करते हुए बोली, अमन बेटा कुछ तो खा ले, कम से कम डिनर तो कर ले प्लीज मेरे लिए। मम्मी मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। अमन ने कमरे के अंदर से ही जवाब दिया, प्लीज मेरे लिए ही सही, तुझे मेरी कसम, जा। मम्मी की कसम वाली बात सुनकर अमन ने गुस्से में गेट खोला और बोला, क्या मम्मी आप भी? हाँ बेटा जितना गुस्सा होना है हो लो, पर कम से कम खाना तो खा लो। ये कहते हुए अमन की मम्मी उसके साथ बैठ गई और अपने हाथों से रोटी का एक निवाला तोड़कर उसके मुंह में डाल दिया। अब बता क्या बात है? कुछ नहीं, अमन ने रोटी का कौर चबाते हुए कहा। देख बेटा तू मुझसे कुछ नहीं छुपा सकता, अब बोल भी दे क्या बात है। वो आयशा ने कंपनी से 50 लाख रुपए निकाले हैं। ये सुनकर अमन की मम्मी चौंक गई और बात को घुमाते हुए बोली, वो आयशा ने? अमन ने अपनी मम्मी की बात बीच में काट कर कहा, नहीं मम्मी, मैं उसे इस बात के लिए कभी माफ नहीं करूंगा। एक बार वो मुझे मिले तो फिर मैं उसे बताऊंगा उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी कंपनी से इतना पैसा निकालने की। अमन की माँ जानती थी अमन का गुस्सा बहुत तेज है और उन्हें डर था कि कहीं अमन गुस्से में आकर कुछ उल्टा सीधा ना कह दे और ये शादी न टूट जाए। इसीलिए उन्होंने झूठ बोलकर बहाना बनाते हुए कहा, वो बेटा मैंने ही उससे कहा था कि अपनी शादी का लहंगा और जेवर खरीद ले और जितना पैसा चाहिए हो उतना तुम्हारी कंपनी से निकाल ले। अपनी मम्मी की बात सुनकर अमन ने हकबकाते हुए कहा, तो फिर आपने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? वो मैं तुम्हें बताने वाली थी पर इससे पहले ही तुम्हें पता चल गया। मम्मी कम से कम कुछ करने से पहले मुझे बता तो दिया करो। अभी मैं उसे फालतू में चिल्ला देता तो फिर बेचारी बुरा मान जाती और मुझसे गुस्सा हो जाती। हाँ इसीलिए तो मैंने तुझे बता दिया। सोचो मम्मी जरा भी लेट हो जाता ना तो मेरी और उसकी कितनी लड़ाई हो जाती। शुक्र है आपने टाइम पर बता दिया। अमन ने अपनी मम्मी को जवाब दिया और चुपचाप उनके हाथों से खाना खाने लगा। अमन की माँ अंदर ही अंदर इस बात को लेकर खुश हो रही थी कि कैसे भी करके इस बार तो उन्होंने बात को संभाल लिया, पर आगे ऐसी कोई गड़बड़ हुई तो वो क्या करेंगी। इसीलिए उन्होंने खुद आयशा से डायरेक्ट बात करना ज्यादा सही समझा और तय किया कि वो कल सुबह जरूर आयशा से मिलकर उससे बात करेंगी। प्राची भी जाने से पहले एक बार पूजा से मिलना चाहती थी, इसीलिए वो भी सोच रही थी कि वो दिल्ली से वापस इंदौर जाने से पहले पूजा से मिलकर उससे एक बार बात कर ले ताकि आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगली सुबह होते ही प्राची पूजा से मिलने निकल गई और इधर अमन की माँ भी आयशा से मिलने निकल गई, पर क्या पता था कि दोनों के रास्ते आगे टकराने वाले हैं। अमन के ड्राइवर ने प्राची की कार से टक्कर मार दी तो प्राची गुस्से में अपनी कार से उतरी और ड्राइवर की ओर चिल्लाकर बोली, दिखाई नहीं देता, इतना सारा डैमेज हो गया, अब इसकी भरपाई कौन करेगा? प्राची की बात सुनकर ड्राइवर घबरा कर बोला, सॉरी मैम, वो धोखे से हो गया। ऐसे कैसे? प्राची की बात काट कर अमन की माँ ने उसकी ओर देखकर कहा, यहाँ ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, तेरा कितने का नुकसान हुआ है मैं भरपाई कर देती हूँ और कितनी जरूरत है वो भी बता देना ताकि तू मेरे और मेरे बेटे की जिंदगी से दूर चली जा। अमन की मम्मी को देखकर प्राची नहीं चाहती थी कि वो उनसे कोई भी बहस करे, इसीलिए वो चुपचाप अपनी गाड़ी मोड़कर अपने रास्ते निकल गई और पूजा के घर जाकर पूजा से मिलते हुए बोली, पूजा मैं कल वापस इंदौर जा रही हूँ तो सोचा एक बार जाने से पहले तुमसे मिल लूं, पर इतनी भी क्या जल्दी है, आराम से चली जाना। पूजा ने जवाब दिया, पूजा तुम तो जानती हो मुझे जितनी कोशिश करनी थी मैं कर चुकी हूँ, और फिर अमन की एंगेजमेंट में अमन ने जो किया वो तो तुम अच्छी तरह देख चुकी हो, और बल्कि कल अमन ने आकर मुझे पैसों का बैग पकड़ाते हुए कहा कि अगर मुझे इससे ज्यादा पैसों की जरूरत हो तो मैं उसे बोल दूं, पर मैं उसकी जिंदगी से दूर चली जाऊं। पूजा मैं उसे पाने की कोशिश करूं भी तो किस हक से? प्राची मैं समझती हूँ और सब जानती हूँ, हम लोगों ने अपने अपने हिस्से की कोशिश कर ली है, अब हमें सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देना चाहिए।
अगर उसने तुम दोनों को साथ में लाना ही होगा तो वो खुद कुछ ऐसा चमत्कार करेगा कि इस बार अमन केवल तुम्हारा बनकर रह जाएगा। मुझे अब ना तो किसी चमत्कार की उम्मीद है और ना ही इंतजार। अब जो भी होगा देखा जाएगा। इधर अमन की मम्मी भी आयशा से मिलने उसके घर पहुंची। अमन की मम्मी को देखकर आयशा और आयशा के पेरेंट्स ने उनकी खूब खिदमत की और फिर उन्हें काफी अच्छे से ट्रीट करके अपना फर्ज पूरा किया। ये सारी चीजें देखने के बाद अमन की माँ आयशा को अपने पास बिठाकर बोली, आयशा बेटा, तुमने अमन की कंपनी से 50 लाख रुपए निकाले हैं। ये सुनकर आयशा हड़बड़ाते हुए बोली, आंटी वो मैं। देखो बेटा, घबराओ मत। तुम्हें जो भी जरूरत है तुम मुझसे पैसे मांग लिया करो, पर उसकी कंपनी से बिना पूछे पैसे मत निकाला करो। तुम नहीं जानती, उसकी कंपनी से लेकर छिड़कानी कोई करे तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। जी आंटी, मैं आगे से याद रखूंगी, आयशा ने बड़े प्यार से जवाब दिया। अब अमन की मम्मी को तसल्ली हो गई कि आयशा कोई गलती दोबारा नहीं करेगी और वो अमन और आयशा की शादी करवा लेंगी। पर विधाता को तो कुछ शायद और ही मंजूर था। अमन अपने ऑफिस में गया तो उसने देखा कि उसके केबिन में मिस्टर रूबल चौधरी पहले से बैठकर उसका इंतजार कर रहे हैं। ये देखकर अमन अपने केबिन में गया और बोला, सर आप यहाँ? हाँ अमन, मैं तुमसे ही बात करने आया था। वो एक्चुअली मुझे एक चीज के बारे में बात करनी थी। हाँ बताइए ना सर। मैंने सुना है कि तुमने लैम्पवर्थ शोरूम के साथ डील करने से मना कर दिया है। अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर मुझे भी अपनी डील तुम्हारे साथ कैंसिल करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने तुमसे ये डील की थी कि तुम सारे प्रोडक्ट इसी शोरूम के यूज करोगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे ये डील कैंसिल करनी होगी। नहीं नहीं सर, आप टेंशन मत लीजिए, कुछ भी नहीं होगा। हम इसी शोरूम के प्रोडक्ट का यूज करवाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए, अमन ने जवाब दिया। दैट्स गुड। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ क्या? अमन ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा। हाँ हाँ बोलिए ना, क्या बात है? मैं जानना चाहता था आप लैम्पवर्थ शोरूम को ही इतना प्रमोट क्यों करते हैं? अब रूबल चौधरी क्या जवाब देंगे, आगे क्या होगा,